About 99% of alpha particles pass straight through the gold foil. बिल्कुल सही सर, गोल्ड फॉइल से अराउंड 99% सारी की सारी पास कर रही थी। सेकंड Sir, few particles, approx 1 out of 8,000, got reflected by more than 90-degree angle. ओके बिल्कुल सही अर्पिता सर, 1 out of 8,000 alpha particle got deflected more than 90-degree angle. And the third point, Sir, very Very few particles, approx 1 out of 20,000, were Himani, deflected backward on their path. Arpita, Himani, it's your turn. Yes, sir. हाँ, Very few third point. particles, approx 1 out of 20,000, were deflected backward on their path. बिल्कुल सही। एंड डोंट वरी अर्पिता, आपने ही बहुत सही सुनाया। ठीक है, तो दीज वर 3 ऑब्जर्वेशंस जो हमने पढ़े थे, एंड इनके बेसिस पे हमने क्या निकाला था? कंक्लूजंस। हाँ, Yes, sir. so what was the first conclusion? Since a large number of alpha particles pass through gold foil undeflected, it means most of the present in the atom is empty. Most of the space present in an atom is empty. Perfect. Second, Salisha. Sir, some of alpha particles get deflected, which means mass of atom is concentrated in very small positively regions. बिल्कुल सही। उस पॉजिटिवली रीजन को हम क्या बोलेंगे बाद में चल के? सर वो नहीं पढ़ा भी हमने। Photon. नहीं, उससे हम The न्यूक्लियस nucleus. बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही। एंड द थर्ड कंक्लूजन, Few alpha particles trace back their path due to collision with concentrated and dense region. बिल्कुल सही सर। कंसंट्रेटेड एंड डेंस मास से वो क्या करेंगे? पार्टिकल वापस चले जाएंगे। इसका मतलब एटम के अंदर बहुत छोटा सा रीजन है जो कि बहुत ज्यादा डेंस है, और उसी के अंदर ऑलमोस्ट एटम का सारा मास है। ठीक है, तो यही लिखे थे, इसके अलावा और कुछ भी लिखा था? No, sir. यही लिखा है। No, sir. ठीक है, तो चलो फिर हम इसके मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1909 में, और मॉडल कब किया था? जिसको हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सबको विजिबल है ना बोर्ड? Yes, sir. Yes. रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इसके पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स यानी जो बातें एटम कैसा दिखता होगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो सबसे पहली बात जो इसने बताई थी कि एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जो कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर में। कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर में। The atom, क्या लिखेंगे? एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट अ पॉजिटिवली चार्ज क्या सर? न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट कहां पे था? The center of the atom. बिल्कुल सही, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बात मान लेते हैं आपकी। एक और बात देखो सर, सेंटर पे प्रेजेंट था। चलो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं अभी के लिए, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया। तो अभी के लिए तो मस्ती नहीं करते, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो सेंटर ऑफ एटम, और सारा का सारा मास कहां पर था? विच कैरीज एंटायर मास ऑफ एन एटम।
and which carries entire mass of an atom। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है इस पॉइंट में? अगर सबको क्लियर है तो मेरे को 2 डाउट है, ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड अगर सभी को समझ में आया तो 2 डाउटें हैं जो मेरे को पूछनी है आप सबसे, ठीक है, अदर देन स्टडी, मतलब फन रिलेटेड है, आपको कितना समझ में आया ये पता चलेगा उससे। सबको ये पॉइंट में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है, तो बिल्कुल बात मैंने एक कुछ किसी चीज को अंडरलाइन कर रखा है, किस चीज को अंडरलाइन कर रखा है? Center of an atom. यानी न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है सर? सेंटर ऑफ एन एटम। बिल्कुल सही, मैं मानता हूं और फैक्ट भी है, बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये कहां पर पता चल रहा कि न्यूक्लियस सेंटर में ही है? पता चल रहा था क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं हमने देखी, या देखी थी? बताओ। सर पोस्टुलेट्स में आपने लिख दिया तो हमने मान लिया, हम कैसे मान लें? बताओ, यस और नो? कोई दिक्कत Yes, नहीं, नहीं yes. पता तो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बट माइंड में क्वेश्चन तो आ गया। सर आप जो बोल रहे हो तो सही बात बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ में कहां पर, और कहीं भी तो हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एटम के सेंटर में हो, एटम के यहाँ पे कोने में भी हो सकता है न्यूक्लियस, या फिर एटम के दूसरे कोने में हो। उन्होंने सेंटर ही क्यों बोला? ये पहला क्वेश्चन है मेरा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यानी ये वाली लाइन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी। सॉरी, हाँ सबको क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछना चाह रहा हूं? कोई इनिशिएट करना चाहता है? वाई का जवाब देना चाहेगा? सर ये तो नहीं दे पाएंगे हम। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो ठीक है। वी सेड कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। वो न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर ऑफ एन एटम। कैसे पता सेंटर में है? यस, पहली बात सेंटर के अलावा भी तो दूसरी जगह है जहां पर होना चाहिए, हो सकता है, सेंटर पे ही क्यों है? सर ये तो पता नहीं, बट ये कि हम पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। चलो मैं बताऊं? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने क्या बनाई थी, आप सबको नोटिस करते होगे, हमने गोल्ड फॉइल बनाई थी। गोल्ड फॉइल को पूरा कवर किया था ऑलमोस्ट 360। Yes, sir. Yes, sir. अब ये अल्फा पार्टिकल तो ऑलमोस्ट 99 तो ऐसे जा रही थी। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो जितने अल्फा पार्टिकल इस रीजन में होंगे उतने अल्फा पार्टिकल इस जगह पर भी हमको देखने को मिलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस नो मिल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल मिले होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पोजीशन है जो क्या कर सकती है, एटम को सिमेट्री यानी अल्फा पार्टिकल को सिमेट्री डिवाइड करेगी। कौन सी पोजीशन है वो? सेंटर पे। Center. अगर बाई चांस सेंटर पे ना होता, नीचे होता, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर हमको ज्यादा पार्टिकल दिखते और नीचे हमको कम पार्टिकल दिखते। Yes, sir. यस नो? सिमेट्री होने का मतलब क्या है कि बीच में है, और जो बीच में होता है वो क्या करता है, लाइन को बराबर डिवाइड कर देता है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मेरे ख्याल से तुमको ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो मैं इसको एक चीज से समझा देता हूँ और उसको एक्स्ट्रा में डाल देना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस तुम्हारे पॉइंट के लिए, इस सेंटर वाले पॉइंट के लिए। तो उन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ड्रो अ ग्राफ, उन्होंने ग्राफ बनाया। सर ग्राफ किस चीज का बनाया, एक साइड पर क्या रख लिया, एंगल, यहां पर क्या रख लिया, एंगल, हम पढ़ रहे हैं ना एंगल, कितने एंगल वो मुड़ गया, 0, 90, 180, और यहां पे रख लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये वाली लाइन यानी स्ट्रेट वाली लाइन, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसा ही होगा। सिमिलरली नीचे भी होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। Yes. तो ये है हमारे एंगल, क्या है, एंगल। तो उन्होंने देखा कि जब मेरा 0 डिग्री एंगल था तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे जो अल्फा पार्टिकल थे वो बहुत ही ज्यादा नंबर में है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये कब था, ये ऊपर वाले एंगल्स के लिए, यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पर 30, ये 60, ये 90, और यहां तक आते हैं 180। एक्चुअली में 180 तो होगा नहीं, 179, ठीक है। और इसी साइड ऐसा इस साइड भी होगा। अब हमने ऊपर का बात किया तो नीचे वाला भी तो बात करेंगे। तो उस साइड का ग्राफ कैसा आएगा, सिमेट्री ग्राफ आ रहा है ना, बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई। सर मुझे। अर्पिता आपको समझ में नहीं आई, यानी जितने अल्फा पार्टिकल मैं मान के चलता हूं, अगर 20,000 स्ट्रेट जा रहे हैं तो इतने पर कितने जाएंगे, सर मान लेते हैं 10 पार्टिकल जो है 90 डिग्री पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 20,000 पार्टिकल होंगे तो 90 डिग्री पर कितने होंगे सर, 8 पार्टिकल्स, और 179 पर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली सर, 8 पार्टिकल, 20,000 में से एक, ऐसा बोल सकते हैं। Yes. किसको अभी भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट है तो सोल्व करेंगे। अर्पिता समझ में आया बेटा, No, sir. ठीक है। अब मैंने देखो, मेरे को मान लो तुम न्यूक्लियस, अब अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, तो जितने अल्फा पार्टिकल इस साइड पर जा रहे हैं उतने ही अल्फा पार्टिकल इस साइड पर भी जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं कब डिवाइड कर सकता हूँ, ये तब मैं कर सकता हूँ जब मैं सेंटर में प्रेजेंट हूँ। Yes, sir. अगर मैं सेंटर्स के अलावा कहीं पर भी होऊंगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से ज्यादा जाएंगे और इस साइड से कम जाएंगे, यस ऐसा ही होगा। Yes, सिमिलरली अगर मैं इस साइड हो गया, स्क्रीन देखो, यहाँ पर आपको ज्यादा पार्ट दिख रहा है और यहाँ पर कम पार्ट दिख रहा है, yes, sir. स्क्रीन पर बराबर कब दिख रहा है, जब मैं सेंटर में होऊंगा, इस साइड दोनों साइड बराबर मुझे दिख रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल कैसे जाएंगे, Equal. बराबर। तो ये था हमारा पॉइंट। तो जब अगर न्यूक्लियस बीच में होगा, सेंटर में होगा, तभी अल्फा पार्टिकल जितने ऊपर गए उतने ही नीचे जाएंगे, जितने ऊपर डिफ्लेक्ट हुए उतने ही नीचे डिफ्लेक्ट होंगे। गॉट इट? Yes, sir. सर लेकिन आपने 179 क्यों लिया, 180 क्यों नहीं ले सकते उसे? हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बाई चांस 180 ले लेता हूं मैं, तो जिस पार्टिकल से, अब देखो अगर मैं स्क्रीन को पूरा ही क्लोज कर देता हूं, ये एंगल होगा पूरा 180, नीचे वाला ये एंगल होगा पूरा 180, यस और नो? यस यस सर। यहां से एंटर कहां से करेगा फिर अल्फा पार्टिकल, स्क्रीन ही पूरा ब्लॉक कर देगी फिर तो, यस और नो? यस सर। तो एंटर करने के लिए थोड़ा तो स्पेस चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ताकि यहां से अल्फा पार्टिकल एंटर कर पाए, ठीक है। यस सर। हो गया सबको क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ उनका सिमेट्री आ गया। सिमेट्री का तो उन्होंने बोला कि भाई जी सेंटर पे ही सारा, यानी न्यूक्लियस सेंटर पर है, सेंटर के अलावा कोई पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब दूसरी बात, एंटायर मास ऑफ एन एटम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। सर ये कैसे पता चला, ये कैसे मान लें हम? न्यूक्लियस में तो हमको अभी एज प्रेजेंट हमको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और वो सारा मास उसके अंदर है, बट रदरफोर्ड ने कैसे कैलकुलेट किया, रदरफोर्ड ने ऐसा कैसे एजम्पशन कर लिया? ये सुनो, Yes. चलो देखो, अब देखो हमारा क्या था, ये स्क्रीन थी, ये बीच में क्या था, गोल्ड फॉयल, और यहां से बीम जा रही थी किसकी? अल्फा पार्टिकल की, फटफट फटफट, और जाके गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक कर रही थी। ऐसा तो है? हाँ सर बिल्कुल कर रहे थे अल्फा पार्टिकल, यही यही हमने पढ़ा था अभी। Yes, sir. ठीक है, अब एक बात बताओ, जब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल तो भाग रहा है ना, फुल स्पीड में भाग रहा है, तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब पूरी Yes, तेजी sir. से भागेगा तो उसके पास बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के पास। हाँ सर है, बिल्कुल Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल तो भागता जा रहा, भागता जा रहा, भागता जा रहा, कहां पर जाके स्ट्राइक करेगा? गोल्ड फॉयल के एटम के न्यूक्लियस पर। अभी हमको पता ना न्यूक्लियस है। हाँ सर बिल्कुल, Yes, sir. और हमने क्या पढ़ा था कि एटम और ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा गोल्ड फॉयल जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है बहुत तेजी से, और अल्फा पार्टिकल एक टाइम के बाद यहाँ पर रुक जाता है, वापस आ जाता है, स्ट्राइक भी नहीं करता, कोलाइड भी नहीं करता, करता है? Yes, sir. नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाई चांस मेरे सामने कोई मोटा सा आदमी खड़ा हुआ है और मैं भाग रहा हूँ और जाकर उसमें टकरा रहा हूँ, और मोटा सा आदमी हिला नहीं, यदि मोटा जो आदमी है वो हिला नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि वो मोटा है इसलिए नहीं हिला। ये सुनो, Yes, sir. हाँ सर बिल्कुल, यही मान सकते हैं, ये कह सकते हैं अगर पतला सा आदमी होगा तो मैं उसको गिरा दूंगा, Yes, sir. वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियस हैवी नहीं होता या इसके पास मास नहीं होता तो ये अल्फा पार्टिकल क्या करता है? इसको टकराता और इसको निकाल देता। या सुनो, सही है, सुनो, Yes, sir. इसका Yes, मतलब जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह पर रहा, डटा रहा। इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल के कंपैरिटिव में ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही ज्यादा हैवी है। अब मैं भाग रहा हूँ, मोटे बंदे को कोलाइड कर रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, और मैं गिर जा रहा हूँ या मैं वापस मुड़ जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो जो आदमी है वो काफी हैवी है मेरे कंपैरिटिव में। अगर पतला सा बंदा होता तो मैं उसको अपने साथ ले जाता। कैसे नो? सही है, सुनो, yes, sir. सबको समझ में आ रही है ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास एटम का सारा मास होगा, तभी वो रुका हुआ है अपनी प्लेस पर, नहीं तो अल्फा पार्टिकल उसको अपने साथ में ले जाता। राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंक्लूजन कहां से आया? वहां से आया ये कंक्लूजन। गॉट इट? Yes, sir. मेरे दोनों क्वेश्चन, Yes, sir. मेरे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन था सेंटर पे, न्यूक्लियस सेंटर पे क्यों है, और न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास क्यों है। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे। सेकंड पॉइंट पे चले। Yes, अभी sir. रहना, जैसे अभी रहना बाकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस पे? डाउट है तो बता देना, हम सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पे क्या है?
अब न्यूक्लियस है, अब एटम के अंदर तो न्यूक्लियस है, और हमको पता है न्यूक्लियस में क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन के उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बता दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अभी कुछ बात बताई नहीं इसने, क्या बताई है, नहीं बताई। तो सेकंड पॉइंट में यही वही बताएगा, इसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में है, और जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहे हैं सर, वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो वही इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है सर, एम्प्टी स्पेस में, जो खाली जगह थी ना एटम के अंदर, उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और किसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब तुम सब पूछोगे पहली बात तो सर कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कॉन्सेंट्रिक का मतलब, कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो, सही है, सुनो चलिए, कॉन्सेंट्रिक का मतलब बताओगे या फिर आगे बढ़ो, सर बता दीजिए। ठीक है, इतना टाइम काहे लगा रहे थे, जल्दी पूछा करो। जब भी हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक का, तो आप याद रखना वे सर्कल जिसका सेंटर सेम है, क्या, सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। इसके केस में इनका सेंटर क्या है, ये न्यूक्लियस, तो हर एक के केस में जो सेंटर है वो क्या है, सेम। तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। यस सर। यस हाँ, सर। तो हम सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the empty space of an atom। अब empty space में तो है, बट साथ में किसके सर, empty space of an atom around the nucleus in concentric circles, ठीक है, यानी कुछ ऐसे प्रेजेंट है। आ गया सबको क्लियर सेकंड पॉइंट, यस Yes, सर। हाँ बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को उन्होंने एक नाम दे दिया, इनको बोला ऑर्बिट्स, क्या बोला गया इनको, ऑर्बिट्स, ठीक है। अब उन्होंने Yes, बात sir. की, अब एक बात देखो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, जितना उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। yes, sir. तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं वो भी उसके बराबर होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल होंगे जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट सबको समझ में आया, Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट को मिटा दो, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
number of electron in the orbits is equal to the positive charge present in the nucleus. ठीक है, अब मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। No, sir. ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी लिख लो। फोर्थ पॉइंट के बारे में एक बात भी याद आ गई मेरे को, बट पहले लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल किसके कंपैरेटिव में? एज कंपेयर्ड टू एन एटम। ठीक है, एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ एन एटम लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ठीक है, एक बात बताओ, फोर्थ पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर? Sir, yes. चलो ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर हमको इमेजिन करना पड़े कि सर न्यूक्लियस और एटम के कंपेयर करें तो न्यूक्लियस कितना छोटा है और एटम कितना बड़ा है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो आप आइडिया बताएंगे, कोई रफली अजम्पशन, कुछ भी अजम्पशन। चलो मैं बताता हूँ, अगर मैं, आपने सबने वो देखी ना क्रिकेट बॉल, रेड वाली सीजन बॉल जिसे बोलते हैं, देखिए? Yes, sir. तो रेड बॉल अगर मेरी क्या है, न्यूक्लियस है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है, तो इस रेड बॉल से लेकर 5 किलोमीटर का रेडियस का जितनी भी जगह होगी उतना बड़ा क्या होगा, मेरा एटम होगा। समय नहीं, समय 5 किलोमीटर यानी कितना एरिया, Yes, sir. यानी वॉल्यूम कितनी बड़ी होगी एटम की वॉल्यूम, और इतना सा है हमारा न्यूक्लियस। Nucleus. तो आप समझ पा रहे हो फोर्थ पॉइंट का मतलब कि जो न्यूक्लियस की Yes, वॉल्यूम है sir. वो तो सर बहुत ही ज्यादा छोटी है, किसके कंपैरेटिव में? एटम के Atom. कंपैरेटिव में। अब ये सीजन बॉल है, इसकी अराउंड तुम देख कितना सारा स्पेस खाली है, तो कितने लोग आराम से जा सकते हैं? ऑलमोस्ट सारे के सारे चले जाएंगे। 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे। लेस देन 1% इस सीजन बॉल से क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, यानी न्यूक्लियस से कोलाइड कर रहे थे या डिफ्लेक्ट कर रहे थे, राइट? Yes, sir. Yes, अब समझ में sir. आ रहा है, पिक्चर बन रही है माइंड में? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट तो सबको पता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, तो वो लिख लेंगे। और यहां पर हमारे जो भी पोस्टुलेट्स है रदरफोर्ड के वो कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्पेस प्रेजेंट in an atom is empty, खाली है। ठीक है, क्या है? खाली। जैसे एक क्लास खाली है, ऐसे ही ऑनलाइन छोड़ के बाकी ऑफलाइन में तो कोई है नहीं अभी। Yes, sir. कब आ रहे हो ऑफलाइन? ऑफलाइन आने का मन है? सर मन तो नहीं है, वॉइस नहीं आ रही है किसी की। चलो कोई नहीं, Sir, है मन. मन है ना? Yes. कली Yes, मोदी जी sir. को, कली मोदी जी को लेटर लिख देंगे हम, और सर हमारे बच्चे कह रहे हैं आना चाहते हैं। नहीं आना. चलो कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहे हैं। सबको क्लियर हो चुका है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब एक इमेजिन भी कर सकते हो, ऐसे इमेजिन करो जैसे सन है वो न्यूक्लियस है,
तो जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड यानी सन के अराउंड। यस यस सर। हाँ तो बिल्कुल Yes, करते हैं। ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड मॉडल को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे चले। अब Yes, हमने sir. पढ़ा था, हमने 3 मॉडल पढ़े थे, हमने 3 मॉडल पढ़ने हैं। पहला हमने पढ़ा था जे थॉम्सन, दूसरा पढ़ा था किसने, रदरफोर्ड, और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, बोहर मॉडल। ठीक है। अब जिसने रदरफोर्ड ने ऑलमोस्ट सारी बातें सही बोल दी, बट कुछ बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो क्या बन जाती है, उसकी ड्रॉबैक, कमियां बन जाती है। यस Yes. yes, sir. ऐसे ही रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां बन गई। क्या बन गई? Yes, sir. तो एक बार इसको नोट कर लो, और रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को हम डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस को Sir, डिस्कस done. करेंगे। डन? Yes, ओके, sir. आज Done. का- बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक्स। चलो तो फिर आ जाओ, तो फिर हम काफी टाइम वेस्ट करें। एक सेकंड। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम बात करेंगे किसकी, लिमिटेशंस की। या फिर ड्रॉबैक्स, कि वो क्या कमियां थी जिसके कारण रदरफोर्ड को रिजेक्ट करना पड़ा, यानी रदरफोर्ड मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, चले। तो पहली कमी, क्या रदरफोर्ड ने ये बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर कितने होंगे? No, sir. No, तो जो No, नहीं sir. बताएगा, तो जो नहीं बताएगा वो क्या बन जाएगी उसकी Drawback. drop. तो बस लिख दो, he did not specify the number of electrons in a orbit. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ, एक सेकंड, यहाँ पे एक बात समझना, इन अ ऑर्बिट की जगह पे इन अ ईच ऑर्बिट लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन अ ईच ऑर्बिट, ऑर्बिट्स। ठीक है, पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो चुका है। उसने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट किस Yes, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वो ड्रॉबैक बन जाएगा। सेकंड, उसी टाइम पर 19011 में, 19013 में, सॉरी 1913 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक। अब उन्होंने एक थ्योरी दे रखी थी, उस थ्योरी का नाम था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी उस टाइम पर दे रखी थी प्लैंक जी ने, और ये थ्योरी ऑलरेडी क्या हो रखी थी सर, प्रूफ हो रखी थी। इसका मतलब ये थ्योरी क्या थी, ट्रू थी। अब इस थ्योरी में बोला क्या गया था, अब इन्होंने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट? yes, sir. तो इसलिए बोला कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
किसी दूसरे चार्ज पर, इसके ऊपर कैसे चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर? positive, अब Positive. इन्होंने बोला कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। और जब ये एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे इसका शेल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और एक टाइम पर इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी और ये कहां पर आकर गिर जाएगा? nucleus, न्यूक्लियस। Nucleus. और जैसे ही न्यूक्लियस में गिरेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे और खत्म हो जाएगा एटम। Yes, sir. बट क्या ऐसा हो रहा है? हम सब एटम से बने हुए हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाता, एटम खत्म हो जाता, तो हम सब एग्जिस्ट करते क्या? नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन तो घूमे जा रहा है विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो रदरफोर्ड समझा नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है। सबको समझ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या थी? yes, Yes, sir. sir. चलो पहले थ्योरी लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में इसको रदरफोर्ड से कंपेयर करेंगे। So he said, if a charged particle, जिसमें यहां पर ये किसकी बात करना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन की। Electron. is accelerated, ठीक है, accelerated around another charged particle और यहां पर किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियस की। देन उसके बाद क्या होगा? देन देयर would continuous loss of energy। फिर वहां पर लगातार क्या होगा? कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी होगी। अब जब एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे इसका शेल क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। Yes. और एक टाइम के बाद ये Yes, कहां पर sir. आके गिर जाएगा? कहां पर? Nucleus. न्यूक्लियस में। ठीक है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, स्लो होने से इसका ऑर्बिट साइज छोटा होगा, छोटा होगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, बट रदरफोर्ड ये बात बता नहीं पाया और ये क्या होगी उसकी ड्रॉबैक। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? yes, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में इसको लिखेंगे हम। ठीक है।